लुटेरी बीवी। नीता का परिवार उसकी शादी कराना चाहता है, पर नीता को अपने बॉयफ्रेंड से ही शादी करनी होती है, जिसके लिए परिवार तैयार नहीं होता। इन्हीं सब उलझनों के बीच नीता के पापा उसकी मर्जी के खिलाफ राघव और नीता की शादी करा देते हैं। शादी ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਆਂ ਇਹ परिवार खुश किवें रहंदा है। अपने गुस्से के चलते नीता शादी के अगले ही दिन से परिवार में सबको उल्टे जवाब देना, किसी की कोई बात ना सुनना और अपने मन मुताबिक रहना शुरू कर देती है, जिससे घर में सबको दिक्कत होती है, लेकिन नीता को कोई कुछ नहीं बोलता। एक दिन सास नीता के पास आती है। बहू की गल, तुसी किवें नाल या किसी गल से नाराज हो? तुहानू मेरी फिक्र करन दी कोई लोड़ नहीं, मैं ठीक हाँ। ऐसा बोल नीता वहां से चली जाती है, पर सास की बात उसके मन में रह जाती है। शादी के अगले दिन से ही मैं सब दे नाल किन्ना औखा बिहेव किता, फिर भी आ मेरे तो इन्ने प्यार नाल गल किवें कर सकदी आ। मानू नफरत करनी नहीं आउंदी, ऐस करके वो सोचती आ कि एक ना एक दिन तुम्हारा गुस्सा भी खत्म हो जाऊगा। यह कदे नहीं हो सकता। इससे पहले राघव कुछ बोलता, नीता का मोबाइल बजने लगता है, जिस पर राघव वहां से चला जाता है और नीता फोन पर बात करने लगती है। जिसके बाद अगले दिन से नीता की जैसे ही आत्मा बदल गई हो, वो बिना किसी के बोले घर के सारे काम कर देती है। उसकी ऐसी काया पलट देख राघव और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं। बहू तबियत शबियत ता ठीक सी? तबियत छड्डो मां, मैनू लगदा आ इसदा दिमाग हिल गया। ए तुसी दोनों की गल करी जांदे हो? मैं ठीक आ ते मेरा दिमाग भी। बस आज रियलाइज हो गया कि मैं अपने गुस्से विच कितना प्यारा परिवार ठुकरा रही सी। नीता की बात सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और अब नीता सास की सेवा से लेकर पति की हर बात मानने लगती है, जिसकी वजह से कुछ ही समय में घर की सारी भाग दौड़ उसके हाथों में आ जाती है। उसी के साथ सास और राघव भी हर काम के लिए नीता पर ही डिपेंड हो जाते हैं। नीता मेरा लैपटॉप किथे आ? बहू मेरी दवाइयां। अब नीता अच्छी पत्नी और सर्वगुण संपन्न बहू बन गई होती है और इसी तरह विश्वास जीतते हुए एक दिन तिजोरी की चाबियां भी उसके हाथ में आ जाती है। ऐ हुई ना गल, हुन आएगा जिंदगी विच स्वाद। तिजोरी की चाबियां हाथ में आती ही नीता एक रात सास और पति के सोते ही सारे गहने और कैश लेकर घर छोड़ अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। रवि मैं आ गई, अब सानू कोई अलग नहीं कर सकता। ते वेख मैं सारी ज्वेलरी ते कैश भी साथ ले आई। नीता की ये बात सुनकर रवि खुश हो जाता है और वो दोनों साथ रहने लगते हैं, जिसमें नीता पूरा समय काम करती है तो रवि उसके लाए पैसों पर ऐश करता रहता है। मैं तेरे तो प्यार कर दिया ता करके ससुराल छड़ाई, और एक तू आ जो पैसों दे आगे कुछ भी नहीं देखदा। ओ महारानी अपने काम तो काम रख, मेरे ते जुबान लड़ान दी जरूरत नहीं, वरना इस घर तो बाहर कर देना है। ऐ मेरा घरा तेरा ससुराल नहीं, जीवे मन किया रहली इथे रहन लाई, हाथ चला जुबान नहीं। रवि की बातें सुन नीता के सिर पर जैसे आसमान ही टूट जाता है। एक तेरे करके मैंने अपने माँ पियो नाल उस भले चंगे ससुराल नु भी धोखा दिता ते तू छड्ड परे, मेरी ही गलतियां जे आखा उत्थे तेरे प्यार दा पर्दा डाल उस दिन फोन ते तेरी गल्ला विच आ गई। जे नहीं आउंदी ता आज खुशी नाल उथे ही बैठी होनी सी। ए भाषण उन्ना दियो जिससे इसका फर्क पड़े, मेरे कॉल नौटंकी नहीं। रवि वहां से चला जाता है और नीता रोती पछताती वहीं बैठ जाती है। हाय रब्बा, ए मैं की कर दिता, उस घर विच भी वापस नहीं जा सकती। एक ता घर छोड़ा, नाल चोरी भी की, कोई मेहणु माफ नहीं करूंगा। घर कैसे वापस जाए इसी डर से नीता रवि का घर छोड़ नहीं सकती। इसी तरह दिन बीतते हैं और उन्हीं के साथ हालात बद से बदतर होते जाते हैं। अब रवि पैसों और अपनी मनमानी के लिए नीता के साथ मारपीट भी शुरू कर देता है, जिससे परेशान होकर एक दिन नीता उसे छोड़ अपने ससुराल वापस आ जाती है।
जिसे वहां देख राघव गुस्से से लाल हो जाता है। हुन इथे की लेना या? हमारी जिंदगी के साथ घर ता तू पहले ही बर्बाद कर गई सी। जान दिया, मेरी गलती माफी लायक नहीं। मैं कमली सी उस ढोंगी नु सच्चा प्यार दे, इस सच्चे प्यार नु बोझ समझती बैठी। मैनू माफ कर दो। जे मेरी नू रानी समझ गई या कि उस तो गलती हुई या, फिर किस बात का रुसना मनाना? केड़ी नू रानी? रानी बोलन जोगा इसने केड़े झंडे गाड़ दिए? मां याद कर, तेरे घर विच चोरी कर बहू ते पत्नी सब रिश्ते तोड़ भाग गई सी। और फिर की मानता रहिया, गलती हो गई सी। एक गलती ता रब भी माफ कर देता, ते तू और मैं ता सिर्फ इंसान ही आ। माफ कर दे, मैं बोल रही आ, ये दोबारा कदी कोई गलती नहीं करेगी। इसदा नहीं ता मेरा ही भरोसा कर ले। ठीक आ, जिवें तुहानू ठीक लगे, पर इसे बोल दे मेरे कोलो कोई उम्मीद ना रखे। तुसी जीवे कहोगे। अब सास हर रोज राघव को मनाने की कोई ना कोई नई तिकड़म बताकर नीता को उसके पास भेजती रहती है, जिससे कुछ समय बाद नीता का पछतावा और कोशिशें देखकर राघव भी उसे माफ कर देता है। अरे अब कुछ मत पूछ विमला, लाख जतन करने के बाद भी महीने के आखिर तक हाथों में चमन्नी भी नहीं बच पाती। कभी अपने लिए कोई छोटी सी भी चीज लेनी हो तो 10 बार सोचना पड़ता है। तू सही कहती है, आमदनी तो बढ़ती नहीं, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। राशन वाले का बिल, दूध वाले का उधार। अरे तुम औरतें बस इसी तरह जिंदगी भर रोती रहोगी। खुद के पैरों पे खड़े होने की सोचो, तब तुम्हें पैसों के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अरे तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तू ही बता दे हम क्या करें? हम औरतें चाहे तो कोई छोटा मोटा व्यापार कर सकती हैं, जैसे कि साड़ी बेचने का। सुधा की बातें सुन सब औरतें हंस पड़ती हैं। ना भाई ना, मेरे पति को ये सब पसंद नहीं है, वो तो मुझे मार डालेंगे। दूसरी औरतें भी विमला की बात से सहमति जताती है और साड़ी का व्यापार करने से मना कर देती हैं। अगले दिन सुधा अपनी सास से ये बात कहती है। बस अब यही काम रह गया था, सारा दिन यही सब सोचती रहती हो। अरे बढ़िया आई साड़ी बेचने वाली। तभी वहां सुधा का पति विवेक आता है। अपनी माँ की बात काटते हुए कहता है, अरे माँ, सुधा ठीक ही तो कह रही है। अगर ये साड़ियों का व्यापार करना चाहती है तो इसमें क्या गलत है? मुझे तो सुधा की बात पसंद आई। अरे मजाक है क्या व्यापार करना? अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी हो जाती है। मैंने दुनिया देखी है। बेटा तुम लोग ज्यादा हवा में मत उड़ो, और फिर साड़ियाँ खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? तुम उसकी चिंता मत करो माँ, मैं देख लूंगा। अगले दिन विवेक अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर साड़ी के कारखाने से बहुत सारी साड़ियाँ खरीद लाता है। ये लो सुधा, तुम्हारा ऑनलाइन अकाउंट बन गया है। अब लोग घर बैठे तुमसे साड़ियाँ खरीद सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और इतना ही नहीं, मैंने इसमें सभी नई डिजाइन की साड़ियों की फोटो भी अपलोड कर दी है। अब बस तुम देखती जाओ। कुछ दिनों के बाद। नमस्ते, मुझे सुधा जी से मिलना है। ओहो, तू कौन है और मेरी बहू से तुझे क्या काम है? माँ जी, मैं सुधा जी से साड़ियाँ खरीदने आया हूँ। अरे बड़ा बेवकूफ है तू, इतना बड़ा मीना बाजार छोड़कर यहाँ साड़ी खरीदने आया है। तेरा ऊपर का कोई पेच ढीला है क्या? अरे माँ जी, आप नहीं जानती, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, समय और पैसे दोनों की बचत होती है। तभी वहां सुधा आ जाती है। सुधा बिरजू को साड़ियाँ दिखाती है। क्या बात है सुधा बहन जी, आपके पास तो बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। एक काम करिए, ये वाली दे दीजिए और ये वाली भी। छोड़िए, एक काम करिए, ये सभी ही दे दीजिए। सुधा की सास हैरान रह जाती है। अरे इतनी साड़ी का तू करेगा क्या? अरे माँ जी, मेरी बीवी पहनेगी।
अरे कितनी बीवियां है तेरी? माँ जी आप भी ना, बीवी तो एक ही है। पहले तो मैं 2-4 साड़ियां लेने आया था, लेकिन अब पूरी 20 साड़ियां ले जा रहा हूँ। ये लीजिए सुधा बहन जी, आपके पैसे, चलता हूँ। धीरे धीरे सुधा के द्वारा घर में खोली गई छोटी सी दुकान चल पड़ती है और देखते ही देखते सुधा के घर ग्राहकों की लाइन लग जाती है। पैसों की आमदनी देख सुधा की सास की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जा बहू, अब तू थोड़ा आराम कर ले, इन लोगों को मैं साड़ियां दिखा देती हूँ। माँ जी आप? अरे हाँ हाँ, अब जा भी। इस तरह सुधा की सास भी उसके कारोबार में हाथ बटाने लगती है। देखो सुधा, तुम्हारा व्यापार तो चल पड़ा। पिछले कुछ महीनों में इतनी कमाई हुई है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा। सच? हाँ, और तुम्हें पता है माँ, दोस्त से लिया हुआ उधार भी चुकता करके अच्छे खासे पैसों की बचत भी हो गई है। सुधा की सास अपनी बहू और बेटी की कामयाबी पर बड़ा खुश होती है। बहू की तरक्की देख के मैं बहुत खुश हूँ बेटा। तूने साबित कर दिया कि अगर पति का सपोर्ट मिले तो पत्नी कुछ भी कर सकती है। जी माँ जी, आपने बिल्कुल सही